नमस्कार, आज की बात में आपका स्वागत है। मंदिर मस्जिद के विवाद को लेकर, हिंदू मुस्लिम के टकराव को लेकर अब से थोड़ी देर पहले संघ प्रमुख मोहन भागवत ने एक बहुत बड़ी बात कही है। मोहन भागवत ने नागपुर में अब से थोड़ी देर पहले कहा कि यह सही है कि ज्ञान वापी का मुद्दा करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है, लेकिन अब इस मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं होगा। मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञान वापी के मुद्दे पर कोई आंदोलन नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि आरएसएस पहले भी कई बार कह चुका है कि ऐसे मुद्दों पर अब आंदोलन नहीं होगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि राम मंदिर का मुद्दा संघ ने हाथ में लिया था, वो संकल्प पूरा हो गया, इसलिए अब नए सिरे से इन मुद्दों को उठाना ठीक नहीं होगा। मोहन भागवत ने कहा यह सही है कि हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमानों के पूर्वज हिंदू ही थे। उन्होंने कहा यह भी सही है कि इस्लाम आक्रांतों के जरिए हिंदुस्तान में आया, लेकिन वो इतिहास है, इतिहास को दिल में रखकर आज दूरियां बढ़ाना ठीक नहीं है। ज्ञान वापी का विवाद जिस तरह से चल रहा है, उसके बीच में मोहन भागवत की बात बहुत इंपॉर्टेंट है। आरएसएस चीफ ने कहा कि हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना, शिवलिंग देखना ठीक नहीं है, यह गलत है। अब ज्ञान वापी का मुद्दा कोर्ट में पहुंच गया है तो कोई बात नहीं। मोहन भागवत ने कहा दोनों पक्षों को मिल बैठकर रास्ता निकालना चाहिए, वरना कोर्ट जो फैसला करे वो सबको मानना चाहिए। इसके साथ साथ मोहन भागवत ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा ज्ञान वापी को लेकर अब कोई आंदोलन नहीं होगा। ज्ञान वापी का मुद्दा चल रहा है, अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते, हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था, जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए। मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए। लेकिन हर बार नहीं निकल सकता, इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का यह कहना कि अब मंदिर मस्जिद को लेकर कोई आंदोलन नहीं होगा, ज्ञान वापी को लेकर कोई आंदोलन नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है। मोहन भागवत आरएसएस के तृतीय वर्ष शिविर में बोल रहे थे। यह संघ का एक बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन होता है जो नागपुर में होता है। इस मौके पर नागपुर में देश भर से आरएसएस के सभी बड़े स्वयंसेवक और संघ के सारे बड़े पदाधिकारी इकट्ठे होते हैं। इन सबको संबोधित करते हुए मोहन भागवत का यह कहना कि ज्ञान वापी के मुद्दे पर अब आंदोलन नहीं होगा, बहुत बड़ी बात है, बड़ा फैसला है। हालांकि मोहन भागवत ने कहा कि मन में कई बार इस तरह की बात आती है, लेकिन मिल बैठकर रास्ता निकालना चाहिए। यह एक बहुत पॉजिटिव अप्रोच है। मोहन भागवत ने कहा कि मंदिर मस्जिद को लेकर रोज रोज कोई नया मामला उठाना ठीक नहीं है, यह सामाजिक सद्भावना के खिलाफ है। ऐसे विवादों का आपस में बैठकर निपटारा हो जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा,
लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे हैं, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है, परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम है। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है। आजकल मस्जिदों को लेकर जिस तरह के सवाल उठाए जा रहे हैं, जिस तरह से कई मस्जिदों में शिवलिंग मिलने की बात हुई है, उसके कॉन्टेक्स्ट में, उसके बैकग्राउंड में मोहन भागवत का यह कहना कि हर मंदिर में शिवलिंग ढूंढना भी ठीक नहीं है, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढना भी ठीक नहीं है, यह बड़ी बात है। मोहन भागवत ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा, उन्होंने सदियों तक बहुत कुछ सहा, यह एक ऐतिहासिक तथ्य है जिससे इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन हिंदुओं को इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो न किसी से डरें और न किसी को डराएं। हमने ध्यान रखना चाहिए, समाज में एकता है तो एक दूसरे की संवेदनाओं का सबको ख्याल रखना पड़ेगा। मन वचन कर्म में कोई अतिवादिता आनी नहीं चाहिए। दोनों तरफ से उधर उधर उल जुलुल धमकियां देने वाली बातें अगर होती है, हिंदुओं की ओर से बहुत कम होती है। हिंदुओं ने बहुत धैर्य रखा है, हिंदुओं ने इस एकता के लिए बहुत ज्यादा कीमत भी चुकाई है, देश भी तोड़ दिया है, और फिर भी ऐसे स्वर उठते हैं और उसका विरोध कोई करता नहीं उधर से। इसलिए हमारे जैसे लोग बताते रहते भाई सब अपने हैं, लेकिन उनके मन में एक प्रश्न चिन्ह रहता है, हिंदू के मन में, और इसलिए अपने अपने ऐसे अतिवादी लोगों को टोकना चाहिए। हिंदुओं में टोकते हैं, हम भी कुछ बोल गए तो हमको भी टोकने वाले लोग हैं। हिंदू समाज किसी प्रकार का अतिवाद मान्य नहीं करता है, इसलिए हिंदू समाज में सब लोग आए, यहूदी आए, पारसी आए, विश्व का हर देश जब भी दिग्भ्रमित हो लड़खड़ाया, सत्य की पहचान करने इस धरा के पास आया। भूमि यह हर दलित को पुचकारती, हर पतित को उद्धारती। ये हिंदू के जीवन की परंपरा है, इसको समझकर हिंदू भी अपना हिंदुत्व का आचरण ठीक करे, शक्ति संपन्न हो, जीतना नहीं है किसी को, लेकिन किसी की ओर से जीता भी नहीं जाना है, डराना नहीं है किसी को, लेकिन किसी से डरने की भी नौबत नहीं आनी चाहिए। आजकल ओवैसी जैसे नेता बार बार कहते हैं कि देश में मुसलमानों को डराया जा रहा है, उनके दिल में भय पैदा करने की कोशिश की जा रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में मोहन भागवत का यह कहना कि किसी को डराने की जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट बात है, लेकिन साथ साथ उन्होंने ये कहा कि किसी से डरने की भी जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने कहा कि हम भाईचारे में विश्वास रखते हैं, भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग हमें भाषा, धर्म और जाति के आधार पर लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमें ऐसे लोगों से सावधान रहना होगा। सबको गले लगाकर एक राष्ट्र जीवन के समृद्ध प्रवाह में सबको शामिल कर ले। इसके लिए जैसा शील चाहिए, जैसी शक्ति चाहिए, वैसी शक्ति सब में भरने का यह संघ का प्रयास है। अत्यंत आवश्यक, अनिवार्य ये आवश्यकता है देश की।
क्योंकि हम सबको भाषा, प्रांत, पंथ आदि की सारी विविधताओं को लेकर एक दूसरे से दूर करना, आपस में लड़ाना और उन झगड़ों की आग पर अपने स्वार्थ की रोटियों को सेकने का उद्योग करने वाले अभी भी कार्यरत है। दुनिया में भी है, देश में भी है। उनके चंगुल में किसी प्रकार के समझदार लोगों को नहीं फंसना चाहिए। लंबा चलना पड़ेगा। आज ऐसा विचार आया, किसी ने बोला और कल बदल हो गया, ऐसा नहीं होगा। कठिन रास्ता है, उबड़ खाबड़ रास्ता है, लेकिन इसमें से जाना पड़ेगा। हम लोग भारत माता की जय करना चाहते हैं। हम लोग आपस में अपनत्व, भाईचारे पर विश्वास रखते हैं। हम लोग भारत को विश्व गुरु बनाना चाहते हैं। तो हमको इस व्रत को लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा। सामर्थ्य संपन्न संगठित हिंदू समाज अपने हिंदुत्व की सच्ची प्रवृत्ति के आधार पर देश में क्या, सारी दुनिया के कलह, द्वेष, स्पर्धाएं बंद करके एक नई, सुखी, सुंदर दुनिया बनाने की क्षमता रखता है। उस क्षमता का, उस गुणवत्ता का जागरण सारे देश में करने का यह संघ का प्रयास 1925 से चल रहा है। आज के माहौल में इस बात की प्रशंसा करनी होगी। आरएसएस प्रमुख ने कहा कि जो लोग हमें धर्म और जाति के नाम पर बांटने की कोशिश कर रहे हैं, उनसे बचने की जरूरत है। मोहन भागवत ने एक और बड़ी बात कही। उन्होंने कहा जो देश का माहौल है उसमें उन्हें उम्मीद दिखती है। आज देश की परिस्थिति ऐसी है जिसमें इस बात का भरोसा पैदा हुआ है कि पूरा भारत एकजुट होकर विश्व गुरु बनेगा। आज नहीं तो कल इसको हम यशस्वी कर पाएंगे। आज नहीं तो कल मैंने कहा, लेकिन अब जो दृश्य दिखता है उसमें लगता है कि आने वाले कुछ ही दिनों में संपूर्ण भारतवर्ष का समाज एक होकर, सारे भेद भूलकर, आपस के स्वार्थों को तिलांजलि देकर देश को बड़ा बनाकर दुनिया को सुखी बनाने के उद्योग में लगा है। यह दृश्य अपने कार्य की गति बढ़ाकर और यहां उपस्थित निमंत्रित बंधुओं का सहयोग उसमें होकर खड़ा हो सकता है। इतनी परिस्थिति की अनुकूलता आज खड़ी हुई है। अब मैं आपको एक बार फिर से सुनवाता हूं ज्ञानवापी मस्जिद के विवाद को लेकर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने क्या कहा। उन्होंने बड़ी बात कही। जिस समय पूरे देश में इस बात की चर्चा हो रही है कि ज्ञानवापी मसला क्या हिंदू और मुसलमान के बीच में टकराव का मुद्दा बन सकता है, मोहन भागवत ने कहा कि ज्ञानवापी को लेकर कोई आंदोलन नहीं होगा। उन्होंने कहा कि एक बार राम मंदिर के मसले पर आंदोलन हुआ, वो मसला हल हो गया। अब मंदिर मस्जिद को लेकर कोई टकराव, कोई झगड़ा नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू और मुसलमान आपस में मिल बैठकर बातचीत करके ऐसे सारे मसलों को हल करें। ज्ञानवापी का मुद्दा चल रहा है। अब ऐसे मुद्दे हैं, एक इतिहास तो है, उसको हम बदल नहीं सकते। वो इतिहास हमने नहीं बनाया, न आज के अपने आप को हिंदू कहलाने वालों ने बनाया, न आज के मुसलमानों ने बनाया। उस समय घटा, इस्लाम बाहर से आया, आक्रामकों के हाथ आया। उस आक्रमण में भारत की स्वतंत्रता चाहने वाले व्यक्तियों का मनोधैर्य खच्चे करने के लिए देवस्थान तोड़े गए, हजारों है। हिंदू समाज का विशेष ध्यान जिन पर है, विशेष श्रद्धा जिनके बारे में ऐसे कुछ है, उसके बारे में मामले उठते हैं। अब इसका विचार क्या करना, ये मुसलमानों के विरुद्ध नहीं सोचता है हिंदू। आज के मुसलमानों के उस समय पूर्वज भी हिंदू थे। उन सबको स्वतंत्रता से चिरकाल तक वंचित रखने के लिए, उनका मनोधैर्य दबाने के लिए किया गया। इसलिए हिंदू को लगता है कि इसका पुनरुद्धार होना चाहिए। हम तो कुछ नहीं कहते। हमने 9 नवंबर को कह दिया कि एक राम जन्मभूमि का आंदोलन था जिसमें हम अपने प्रकृति के विरुद्ध किसी ऐतिहासिक कारण से उस समय की परिस्थिति में सम्मिलित हुए। हमने उस काम को पूरा किया। अब हमको कोई आंदोलन वगैरह करना नहीं है। लेकिन इश्यूज अगर मन में है तो कुछ उठते हैं। ये किसी के विरुद्ध नहीं है और विरुद्ध मानना नहीं चाहिए।
मुसलमानों ने तो नहीं मानना चाहिए, हिंदुओं ने भी ये नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, ऐसा कुछ है, आपस में मिल बैठकर सहमति से कोई रास्ता निकालिए, लेकिन हर बार नहीं निकल सकता। इसमें कोर्ट में जाते हैं तो फिर कोर्ट जो निर्णय देगा उसको मानना चाहिए। मोहन भागवत ने आज जो कहा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बड़ी बात है। ये देश की राजनीति की दिशा को बदलने वाली बात आज उन्होंने कही है। संघ प्रमुख मोहन भागवत ने कहा यह सही है कि सैकड़ों साल पहले हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, हजारों मंदिरों को बर्बाद किया गया, लेकिन इतिहास हमने नहीं बनाया। लेकिन फिर भी हिंदुओं के मन में पीड़ा तो रहती है, इसलिए कई बार ज्ञान वापी जैसे मुद्दे उठ जाते हैं, मामले कोर्ट में पहुंच जाते हैं। मोहन भागवत ने कहा कि अच्छा होता बात करके मिल बैठ के रास्ता निकालते, लेकिन अब कोर्ट की बात माननी चाहिए। और इसके बाद मोहन भागवत ने इससे भी ज्यादा बड़ी बात कही। उन्होंने कहा मंदिर मस्जिद को लेकर रोज रोज कोई नया मामला उठाना ठीक नहीं है, हर मस्जिद में शिवलिंग खोजना ठीक नहीं है, यह सामाजिक सद्भावना के खिलाफ है। ऐसे विवादों का आपस में बैठकर निपटारा हो जाए तो अच्छा होगा। ठीक है, प्रतीकात्मक कुछ हमारी विशेष श्रद्धा थी, ऐसे स्थानों के बारे में हमने कहा, लेकिन रोज एक मामला निकालना नया, यह भी नहीं करना चाहिए। हमको झगड़ा क्यों बढ़ाना है? ज्ञानवापी के बारे में हमारी कुछ श्रद्धाएं हैं, परंपरा से चलती आई, हम कर रहे, ठीक है, परंतु हर मस्जिद में शिवलिंग क्यों देखना? अरे भाई वो भी एक पूजा है, ठीक है, बाहर से आई है, लेकिन जिन्होंने अपनाई है वो मुसलमान, वो बाहर से संबंध नहीं रखते, ये उनको भी समझना चाहिए। यद्यपि पूजा उनकी उधर की है, उसमें वो रहना चाहते तो अच्छी बात है, हमारे यहां किसी पूजा का विरोध नहीं, सबकी मान्यता और सबके प्रति पवित्रता की भावना है। परंतु पूजा वहां की होने के बाद भी वंशज वो हमारे प्राचीन सनातन काल से चलते आए ऋषि मुनि राजा क्षत्रियों के पूर्वज है, वंशज है, समान पूर्वजों के वंशज हम हैं। परंपरा हमको समान मिली है, शत्रु मित्र भाव हमारे लिए समान है। देश के हर स्वातंत्र्य युद्ध में हिंदुओं के साथ राष्ट्रीय वृत्ति के कुछ मुसलमान लड़े हैं, वो यहां के मुसलमानों के लिए आदर्श है। मोहन भागवत ने आज जो कहा वो देश की सियासत की दिशा बदलने वाली बात है, वो देश के समाज की भावना को बदलने वाली बात है, हिंदू और मुसलमान के टकराव को रोकने वाली बात है। यह उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि अब वो दिन दूर नहीं जब हर मस्जिद को मंदिर बनाया जाएगा। यह उन लोगों को जवाब है जो कहते हैं कि मुसलमानों से 30,000 मस्जिदें छीनी जाएंगी। ओवैसी हो, अबू आजमी हो, महबूबा मुफ्ती हो, उमर अब्दुल्ला हो, ये सारे लोग लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जैसे ज्ञान वापी का मुद्दा, मथुरा में इबादत का मुद्दा, ये सब कहते हैं ये मुद्दे जानबूझकर राजनीतिक कारणों से मुसलमानों को डराने के लिए, मुसलमानों को दबाने के लिए उठाए जा रहे हैं। ये सब लोग मानते हैं और कहते हैं कि बीजेपी और आरएसएस मिलकर इस देश में मुसलमानों पर जुल्म कर रही है, उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। ये सब लोग कहते हैं कि देश में माहौल खराब किया जा रहा है और यह आरएसएस का काम है। लेकिन आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने जिस तरह की बात की बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने संघ के सारे बड़े बड़े स्वयंसेवकों के सामने, संघ के सारे पदाधिकारियों के सामने नागपुर में संघ के हेडक्वार्टर में कहा, और शब्द देखिए, उन्होंने कहा हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान भी हमारे भाई हैं, उनके पूर्वज भी हिंदू हैं, बस अब उनकी पूजा पद्धति अलग हो गई है, इसलिए झगड़े की जरूरत ही नहीं है। और बहुत बड़ा वाक्य उन्होंने कहा, हर मस्जिद में शिवलिंग ढूंढने की कोशिश करना ठीक नहीं है। ओवैसी कहते हैं मुसलमानों को डराया जा रहा है, लेकिन मोहन भागवत ने कहा किसी को डराने की जरूरत नहीं है और न किसी से डरने की जरूरत है। महबूबा मुफ्ती कहते हैं कि देश के मुसलमानों को परेशान किया जा रहा है। मोहन भागवत ने कहा कि हिंदू और मुसलमानों को मिलकर चलना है, तभी देश विश्व गुरु बनेगा, और यह जरूरी है कि हिंदू
अपने हिंदुत्व को निखारें। किसी के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। और एक और बड़ी बात उन्होंने कही कि जो लोग जाति और धर्म के नाम पर देश को बांटने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदुओं को उनके चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं है। मोहन भागवत ने कहा, अब मंदिर मस्जिद की बात बंद होनी चाहिए। अब आंदोलन का कोई स्कोप नहीं है। देश की भलाई इसी में है कि देश में सब लोग मिलकर चलें, हिंदू और मुसलमान टकराव छोड़ें, मंदिर मस्जिद का झगड़ा खत्म हो, सब मिलकर चलें, एक दूसरे को साथ लेकर चलें। मोहन भागवत की बात कि टकराव नहीं होना चाहिए, हिंदुओं को किसी को डराना नहीं चाहिए, न किसी से डरना चाहिए, ये बड़ी बात है। मुझे लगता है मोहन भागवत की इस बात के लिए प्रशंसा होनी चाहिए और मैं उनका अभिनंदन करता हूं कि उन्होंने देश की राजनीति में जो टकराव की प्रथा चल रही है, जो मंदिर मस्जिद को लेकर झगड़े की हवा चल रही है, उसको उन्होंने मोड़ दिया। उन्होंने एक नई दिशा देने की कोशिश की है और आरएसएस के प्रमुख का यह बात कहना बड़ी बात है। मोहन भागवत मिलकर चलने की बात कह रहे हैं, दिलों को जोड़ने की बात कह रहे हैं, लेकिन आज कश्मीर से जो खबर आई वो दिल तोड़ने वाली और दूरियां बढ़ाने वाली खबर है। आज एक बार फिर बाहर से आकर कश्मीर में काम करने वाले एक नौजवान की सरेआम हत्या कर दी गई। विजय कुमार कुलगाम के एक बैंक में काम करते थे। वो कश्मीर वैली में काम करने के राजस्थान से आए थे। विजय कुमार की सिर्फ 2 महीने पहले शादी हुई थी। वो कुलगाम में अकेले रहते थे। 2 आतंकवादी बैंक में आए, विजय कुमार के केबिन में जाकर उन्हें गोलियां मारी और गायब हो गए। कुलगांव में 3 दिन के भीतर यह दूसरी हत्या है। इससे पहले स्कूल टीचर रजनी बाला की स्कूल में हत्या कर दी गई थी। कश्मीर में रैकी करके, पहचान करके, टारगेट को सेट करके कश्मीरी पंडितों और गैर कश्मीरियों की हत्या का सिलसिला चल पड़ा है। 1 महीने में 8 हत्याएं हो चुकी हैं। आज विजय कुमार की हत्या इसी साजिश का हिस्सा है। कश्मीरी पंडित डरे हुए हैं। देश के दूसरे हिस्सों के जो लोग कश्मीर में काम कर रहे हैं, उनमें खौफ है। डर इतना है कि लोग कश्मीर से अपना सामान समेटने की बात कर रहे हैं। नाराजगी इतनी है कि लोग सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट पर उतर आए हैं, सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। मैं आपको फिगर्स बताऊंगा तो आप चौंक जाएंगे। आज जो हुआ उसका बैकग्राउंड बताऊंगा तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कश्मीरी पंडितों की जो नाराजगी है, उनका जो डर है, उनकी जो घबराहट है, उनकी जो लाचारी है, वो दिखाऊंगा तो आप भी सहम जाएंगे। इसके साथ जब मैं आपको कश्मीरी मुसलमानों की बात सुनाऊंगा तो आप हैरान रह जाएंगे। सबसे पहले आपको बताता हूं आज क्या हुआ, विजय कुमार कौन थे, उन पर कहां हमला हुआ, क्यों हुआ। कश्मीर के कुलगाम में आज सुबह विजय कुमार बैंक के अपने केबिन में बैठे थे। विजय कुमार कुलगाम कस्बे से 10 किलोमीटर दूर एक गांव आयरा में इलाकाई देहाती बैंक की शाखा में मैनेजर थे। बैंक की ब्रांच एक मस्जिद के ठीक सामने है। आम दिनों की तरह चहल पहल थी, कहीं कोई खतरे का अंदेशा नहीं था। लेकिन उसी वक्त 2 आतंकवादी बैंक के पास पहुंचे। एक बैंक के बाहर रुक गया, दूसरा बैंक के अंदर घुसा। टारगेट पहले से सेट था। आतंकवादी को मालूम था विजय कुमार कौन है, उसे मालूम था विजय कुमार कहां बैठते हैं। रैकी पहले की जा चुकी थी, इसलिए जरा भी वक्त नहीं लगा। आतंकवादी बैंक में घुसा, जेब से पिस्तौल निकाली, विजय कुमार की तरफ निशाना लगाकर बिल्कुल करीब से फायरिंग कर दी और इसके बाद बेखौफ होकर बैंक से बाहर निकल गया। जिस वक्त विजय कुमार पर हमला हुआ उस वक्त बैंक में और भी लोग मौजूद थे, लेकिन आतंकवादियों ने किसी को कुछ नहीं कहा, सिर्फ विजय कुमार को गोलियां मारी और निकल गया। विजय कुमार का कसूर सिर्फ इतना था कि वो एक हिंदू थे, कश्मीर के रहने वाले नहीं थे, लेकिन कश्मीर में काम कर रहे थे। वो कश्मीर में रहकर कश्मीरी भाइयों की सेवा कर रहे थे, लेकिन आतंकवादियों ने उन्हें सरेआम मार डाला। विजय कुमार राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले के रहने वाले थे। उनका पूरा परिवार हनुमानगढ़ में रहता है। विजय कुमार की 2 महीने पहले शादी हुई थी। वो कुलगांव में अकेले रहते थे। रोज 10 किलोमीटर दूर गांव में बैंक जाते थे। आज जब उन्हें हत्या की खबर पहुंची
तो परिवार वालों पर दुख का पहाड़ टूट पड़ा, कोहराम मच गया। विजय कुमार के घर पूरा गांव जुट गया। विजय कुमार अगले महीने घर आने वाले थे। विजय के पिता ने बताया कि बेटा और बहू दोनों एग्जाम की तैयारी में लगे थे। एग्जाम क्लियर करके जम्मू कश्मीर से बाहर किसी दूसरे स्टेट में पोस्टिंग करने की कोशिश करते, लेकिन आतंकवादियों ने उनके सपनों को चूर चूर कर दिया, बेटे को ही छीन लिया। बेटे की बहू एसटीसी की हुई थी। अभी पिछली रीट का एग्जाम दिया था, उसमें 122 अंक बने थे। तैयारी शादी के समय वो एग्जाम हुआ था, तैयारी वगैरह हुई नहीं थी। अभी वो इन दोनों ही तैयारी में लगे हुए थे साथ में, और आगे जुलाई में जो डेट है उसमें पेपर देने के लिए आना था उनको। तो प्लानिंग ये थी कि वो 15 जुलाई तक आ जाए यहाँ, फिर 10-15 दिन रहकर जाना था। पहले पोस्टिंग उनकी क्लर्क के रूप में हुई थी। 1 साल के बाद उन्होंने दोबारा एग्जाम देकर पीओ की पोस्ट की थी। वहाँ पीओ की पोस्ट, जहाँ छोटे छोटे गाँव में बैंक है, वहाँ पीओ ही मैनेजर है, मैनेजर की पोस्ट वो ही कर रहे हैं। अभी ये चल रहा था आगे एग्ज़ाम, उनके पीओ के एग्ज़ाम होते हैं, वो तैयारी कर रहा था आगे ब्रांच मैनेजर बन के फिर कोई और स्टेट में या कहीं भी आने की। हमारी कोशिश तो यही कि राजस्थान में कहीं आ जाए, पर ईश्वर की जो है इच्छा वही होगा। विजय कुमार की हत्या कोई पहली इस तरह की घटना नहीं है। अभी 2 दिन पहले की बात है, कुलगाम में ही आतंकवादियों ने एक स्कूल टीचर का नाम पूछकर उन्हें गोली मारी थी। आज बैंक के भीतर घुसकर एक और हिंदू को मार डाला। आतंकवादी ऐसा क्यों कर रहे हैं? उनका मकसद क्या है? वो क्या हासिल करना चाहते हैं? इस सवाल का जवाब आपको ये तस्वीरें देखकर मिलेगा। ये तस्वीरें अनंतनाग की हैं। धरना दे रहे लोग कश्मीरी पंडित हैं, गैर कश्मीरी हिंदू हैं। ये लोग कश्मीर में टारगेटेड किलिंग्स का विरोध कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। असल में इस साल जनवरी तक कश्मीर में 16 टारगेटेड किलिंग्स हो चुकी हैं। पिछले 1 महीने में 8 गैर कश्मीरी और कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई है। जाहिर है कश्मीरी पंडित डर गए हैं। वो जगह जगह विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, सरकार से सिक्योरिटी की मांग कर रहे हैं। धरने पर बैठे कश्मीरी पंडित वो लोग हैं जिन्हें सरकार ने प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत नौकरी दी है। अब वो कश्मीर वैली से बाहर ट्रांसफर की मांग कर रहे हैं। इन लोगों का कहना है कि वो घर में सुरक्षित नहीं है, दफ्तर में सुरक्षित नहीं है, बाजार में सुरक्षित नहीं है, तो फिर ऐसी नौकरी का क्या फायदा? वो कहते हैं सरकार या तो उन्हें ट्रांसफर कर दे या फिर वो इस्तीफा देकर चले जाएंगे। क्या गारंटी है यहाँ से वहां तक जाने में मेरे पे अटैक नहीं होगा? क्या गारंटी है मेरे को यहाँ से हॉस्पिटल जाने तक अटैक नहीं होगा? क्या गारंटी है मेरे को सब्जी वाले की दुकान पे अटैक नहीं होगा? क्या गारंटी है मेरे को दूध वाले की दुकान पे अटैक नहीं होगा? क्या गारंटी है मेरे बच्चे की स्कूल बस पे अटैक नहीं होगा? ये एलजी की समझ में नहीं आ रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन की समझ में नहीं आ रहा है। वो हमें यहाँ पे कैदियों की तरह रख रहे हैं, और यहाँ से कैदी को जैसे शिफ्ट किया जाता है एक जेल से दूसरी जेल तक, उसी तरह हमें बोल रहे हैं कि आपको यहाँ से शिफ्ट करेंगे हेडक्वार्टर्स पे, वहाँ पे सिक्योरिटी है, यहाँ पे सिक्योरिटी है। इन बिटवीन हम कहाँ जाएंगे? हमारे बच्चे पढ़ेंगे कि नहीं? उनको अनपढ़ रखना है हमने। हमारे पास आखिरी ऑप्शन है, फिर हम यहाँ से निकल मास रेजिग्नेशन करके चले जाएंगे। आप खुद ही बताइए, प्रैक्टिकल लाइफ में अगर देखा जाए यहाँ पे कोई सेफर जोन है ही नहीं। गवर्नमेंट जो है वो खुद सिक्योर नहीं है, हमें सिक्योर क्या करेगी? जो चीज खुद सिक्योर हो सकती है वो दूसरे को प्लान करेगी सिक्योर करने के लिए। हम लोग तो यहाँ से ऑफर कर रहे हैं, हमें प्लीज कुछ टेम्पोररी रिलोकेशन दिया जाए ताकि हम भी अपनी जान बचा सके। यहाँ पे आपने देखा है ये लोग कफन बांध के निकले हुए हैं, तो हमें तो मरने का शौक नहीं है। हम नहीं चाहते हम अपने आप को मार दें यहाँ पे, हम चाहते हैं हम सर्व करें। अगर हमारे पास कोई और चारा नहीं बचा, फिर हमारे पास सिर्फ एक चारा है कि हम मास माइग्रेशन करके जम्मू जाएंगे वापस। यहाँ हर दूसरे दिन एक हिंदू को मारा जा रहा है, तो इससे हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ना चाहिए कि घटना चाहिए? आप खुद समझदार हैं, ठीक है? तो हमारे पास कोई और चारा नहीं है यहाँ से पलायन करने के सिवा। हम यही इन कश्मीरी पंडितों का डर जायज है, नाराजगी भी जायज है। अब सवाल है कि सरकार इनकी मांग मान क्यों नहीं लेती?
इनका ट्रांसफर क्यों नहीं कर देते? जवाब भी साफ है, आतंकवादी यही चाहते हैं कि कश्मीरी पंडित वापस ना आए। वो तो यही चाहते हैं जो गैर कश्मीरी वैली में काम कर रहे हैं वो वापस चले जाएं। इसीलिए डराने के लिए, कश्मीरी पंडितों को भगाने के लिए इस तरह की टारगेटेड किलिंग्स हो रही हैं। एक बात और है, कश्मीर में प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत करीब 5000 कश्मीरी पंडितों को नौकरी मिली है। 2000 से ज्यादा गैर कश्मीरी हिंदू हैं जो घाटी में नौकरी कर रहे हैं। सरकार सबको कहां ट्रांसफर करे, कहां भेजे, कहां काम दे? ये लोग कह रहे हैं उन्हें जम्मू भेज दिया जाए, लेकिन जम्मू में तो पहले से ही लोग काम कर रहे हैं। फिर नए लोगों को कहां पोस्ट किया जाए, क्या काम किया जाए? हालांकि सरकार रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। अब सरकार ने तय किया कि जो लोग दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में तैनात हैं, जहां सुरक्षा की कमी है, उन लोगों को 6 जून तक जिला मुख्यालयों पर रिलोकेट कर दिया जाएगा। लेकिन प्रोटेस्ट करने वाले इसके लिए तैयार नहीं है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वैली में ही प्रोटेस्ट हो रहे हैं। आज जम्मू में कश्मीरी पंडितों ने, डोगरा समुदाय के लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, सरकार के खिलाफ नारे लगाए, आतंकवादियों का पुतला जलाया। इन लोगों ने भी कहा कि या तो उन्हें कश्मीर से बाहर ट्रांसफर किया जाए या फिर फुल प्रूफ सिक्योरिटी दी जाए। मैं वहाँ सिक्योर फील नहीं कर रहे हैं। हम पिछले 15 साल से वहाँ जॉब कर रहे थे। हमें लोकल लोग वहाँ पर प्रोटेक्ट कर रहे थे, हमें कॉपरेशन देते थे। लेकिन आज हमारी बहुत खस्ता हालत है। हमारी एक ही डिमांड है कि हमें होम डिस्ट्रिक्ट में ट्रांसफर कर दिया जाए और बाद में जब पीसफुल हो जाएगा देख लेंगे। अगर गवर्नमेंट पॉलिसी बनाएगी हमें जहाँ लाने की, ट्रांसफर पॉलिसी में हमें रखेंगे, हम जॉब करेंगे। तब तक हम कश्मीर में नहीं जाएंगे। टीचर किसी का गलत नहीं करता है, बच्चों को सही रास्ता दिखाता है। तो हमने अपनी ज़िंदगी के 15 साल वहाँ पे दे दिया। अब हमारे माँ बाप बूढ़े हो चुके हैं, बच्चे बेटियाँ हमारे हैं। हम चाहते हैं कि हमें सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है कि हमें वापस ट्रांसफ़र किया जाए अपने अपने होम डिस्ट्रिक्ट। कश्मीरी पंडित कह रहे हैं उन्हें वापस जम्मू भेजा जाए। उन्हें खतरा है, वैली में उन्हें सुरक्षा नहीं मिल रही है। लेकिन इस पूरी बात का एक दूसरा पक्ष भी है जो मैं आपको सुनवाता हूं। कश्मीरी मुसलमान कह रहे हैं कि पंडित भाइयों को कहीं नहीं जाना चाहिए। कश्मीरी भाई कह रहे हैं कि दहशतगर्द कश्मीरियत को नहीं मार सकते। कश्मीरी मुसलमानों का कहना है कि आतंकवादी सिर्फ पंडितों को निशाना नहीं बना रहे, कश्मीरी मुसलमानों का भी खून बहा रहे हैं। आतंकवादियों ने कई पुलिसकर्मियों की हत्या की है, इसलिए भागने से काम नहीं चलेगा। टारगेटेड किलिंग के खिलाफ मिलकर लड़ना होगा। श्रीनगर के रहने वाले आम शहरी भी यही कह रहे हैं। कश्मीरी मुसलमान डरकर भागने की बात कर रहे हैं। कश्मीरी पंडितों से हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो घाटी छोड़कर न जाएं। कश्मीर के अमन पसंद मुसलमान पूरी तरह उनके साथ खड़े होने का दावा कर रहे हैं। जो ये कश्मीर का भाईचारा सदियों से भाईचारा रहा है, सबसे पहले हमारी यही कोशिश होगी कश्मीर के खासकर जो हमारी मुसलमान अक्सरियत है यहाँ पे, कि हम इस भाईचारे को किसी भी तरह के नुकसान नहीं होने देंगे। जो देश दुश्मन कोते ये इसको नुकसान पहुंचाना चाहती है, इस भाईचारे को ख़त्म कराना चाहती है, हम उनके इरादों को कभी भी हम उनको कामयाब नहीं होने देंगे। और उसके साथ साथ मैं अपने पंडित भाइयों से गुजारिश करता हूँ कि देश की दुश्मन जो ये हरकतें कर रहे हैं, वो इनकी इन चालों को अगर वो यहाँ से भाग जाएंगे तो इनकी चालें मजबूत हो जाएंगी। मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि जम्मू कश्मीर के पूरे मुसलमान आपके साथ हैं, हम आपके साथ खड़ा हैं। कश्मीरी सारे हम भाई भाई हैं, लिहाजा वो जम्मू कश्मीर से या कश्मीर वैली को छोड़कर ना जाए, वो यहाँ से वो यहाँ रहे, हम उनके साथ खड़ा हैं। हम दिन में भी रात में भी उनके साथ खड़ा हैं। किसी भी सूरत में हम इस भाईचारे को नुकसान नहीं होने देंगे। यही कहना चाहता हूँ जितने भी हमारे पंडित भाई कश्मीर में रह रहे, इससे पहले भी यहाँ बहुत हालात ख़राब हुई, उस वक्त भी हमारे यहाँ पंडित भाई रह रहे, चाहे वो शुपियन में रह रहे, चाहे वो मटन में, चाहे वो पुलवामा में, चाहे वो कुपवाड़ा में, उनके साथ हमारे मुस्लिम भाई शाना बशाना खड़ा है। यहाँ पे पंडित भाइयों की किलिंग नहीं हो रही, यहाँ पे हमारी ऊपर भी किलिंग हो रही। कल हमारे एक कश्मीरी भाई पे किसी अननोन गनमैन ने फायर की, वो शदीद जख्मी हुई। तो मैं पंडित भाइयों से गुजारिश करना चाहता हूँ हाथ जोड़ के, अगर पंडित भाई यहाँ से चले जाए, क्या हम पाकिस्तान को कहेंगे कि आप यहाँ पे आइए? तो अब जो ये भारत का अटूट अंग है कश्मीर, तो उनको यहाँ पे हमारे साथ रहना चाहिए। हम उनके साथ शाना बशाना खड़ा है।
तो ये जो किलिंग्स हो रही है ये बिल्कुल गलत है। जो एक मुल्क दुश्मन चंद लोग हैं, ये यहाँ की हालात को बिगाड़ना चाहता है। आप देखिए जिस अंदाज से आज यहाँ टूरिस्ट आ रहे हैं, जिस अंदाज से आज यहाँ अमरनाथ यात्रा चल रही है, इसको टालने के लिए ये कोशिश कर रहे हैं कि बेगुनाह लोगों को ये मारते हैं। और जो साजिशें हमारे मुल्क के खिलाफ हो रही है, ये जानते हैं कि हमारा देश इस वक्त नंबर 1 में आ रहा है। इनको पता है कि जंग हमारे जंग से हमारा मुकाबला नहीं कर सकेंगे, इसलिए ये ऐसा फितना अंदरूनी उठाना चाहते हैं। इसलिए ये गैर मुस्लिम जो है उनको मारना चाहते हैं। और पंडित साहबों को मैं गुजारिश करता, हम गुलदस्ता है, हम आपके साथ हैं, हम तमाम छोटे बड़े कश्मीरी हैं। थोड़ा सा हम धीरज रखेंगे, हमें मुकाबला करना है उन मुल्क दुश्मनों से जो हमें यहाँ से कश्मीर की हालात खराब करना चाहते हैं। ये बात सही है और इसे समझने की जरूरत है। दहशतगर्द कश्मीरियत का खून कर रहे हैं, इंसानियत का कत्ल कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में 8 कश्मीरी पंडितों या गैर कश्मीरी हिंदुओं की हत्या हुई है। राहुल भट्ट, रजनी बाला और विजय कुमार की हत्या हुई है। लेकिन यह बात भी सही है कि इस साल अब तक आतंकवादियों ने कुल 18 लोगों को टारगेट करके मारा है। इनमें से 10 तो कश्मीरी मुसलमान थे। शकील खान, मोहम्मद याकूब डार, शब्बीर अहमद मीर, उमर जान डार, मंजूर अहमद बंगारू भी आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हुए। ये सारी कश्मीरी मुसलमान अमन पसंद थे, कश्मीरी पंडितों का दिल खोलकर स्वागत कर रहे थे, इसलिए आतंकवादियों ने उन्हें मार डाला। मतलब यह कि अगर हम ये कहेंगे कि आतंकवादी कश्मीरी पंडितों को, गैर कश्मीरी हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं, तो यह आतंकवादियों की चाल को कामयाब करना होगा और यह उन कश्मीरी मुसलमानों के तौहीन होगा जो आज भी हिंदुओं के साथ खड़े हैं। दूसरी बात, जो कश्मीरी पंडित या कश्मीरी हिंदू ये प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये मांग कर रहे हैं कि उन्हें जम्मू ट्रांसफर किया जाए, इन लोगों ने नौकरी इसी शर्त पर ली थी कि वो कश्मीर वैली में काम करेंगे। इन्हें नौकरी नरेंद्र मोदी की सरकार के वक्त नहीं मिली। जब कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त प्रधानमंत्री पुनर्वास योजना के तहत नौकरी मिली थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे। अब अचानक अगर सारे लोग कहने लगे कि उन्हें होम डिस्ट्रिक्ट भेज दिया जाए, तो एक दिन में यह मांग मानना बहुत मुश्किल है। सरकार ने कहा तो है कि वो रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। कल दिल्ली में होम मिनिस्टर अमित शाह की मीटिंग जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के साथ है। इस हाई लेवल मीटिंग में इस पर विचार होगा। जम्मू कश्मीर में सिक्योरिटी के इंतजाम की समीक्षा कल होगी, लेकिन मुश्किल यह है कि कुछ नेता इस मामले में सियासत कर रहे हैं। महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला, असदुद्दीन ओवैसी, राहुल गांधी, सब ने विजय कुमार की हत्या के बाद परिवार से तो हमदर्दी जताई, लेकिन बात सियासत की। राहुल गांधी ने कहा कि नरेंद्र मोदी ने कश्मीर को सिर्फ सत्ता की सीढ़ी बना लिया है। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने कहा कि एनडीए गवर्नमेंट कश्मीर की सिक्योरिटी में नाकाम हो गई है। महबूबा मुफ्ती और उमर अब्दुल्ला ने कहा कि कश्मीर में टारगेटेड किलिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा है, यह बेहद अफसोस की बात है। ये सारे नेता ट्विटर के जरिए अपनी बात कहते रहे, लेकिन कैमरे के सामने आए असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि नरेंद्र मोदी की सरकार वैसी ही गलती कर रही है जैसी 80 के दशक में हुई थी। इसकी पूरी जिम्मेदारी जो है मोदी सरकार पर आती है। मोदी सरकार हिस्ट्री से लेसन नहीं ले रही है। जो गलती 1989 में हमने की थी, वो गलती वही उसी लाइन पर गलती नरेंद्र मोदी की सरकार कर रही है। 1989 में भी ऐसा ही हुआ था कि पॉलिटिकल आउटलेट को बिल्कुल बंद कर दिया गया था। पॉलिटिशियंस को, वैली के पॉलिटिशियंस को बोलने की इजाज़त नहीं थी, और वही गलती बीजेपी की सरकार कर रही है। 1987 का जैसे इलेक्शन रिग इलेक्शन था वो, और 89 में उसे खैमेजा भुगतना पड़ा। अब जो नया डिलिमिटेशन मोदी सरकार बनाई, इसको अंग्रेजी में बोलते हैं जेरीमैंडरिंग। ये दूसरा ये है कि पॉलिटिकल लीवर जो है वो वैली के पॉलिटिशियन के पास होना, आप तो लीवर छीन लिए। तीसरी बात यह है कि आप सिर्फ पिक्चर बनाने में प्रमोशन में आप ये समझ रहे कि कश्मीरी पंडित का हमला पिक्चर प्रमोशन से होगा। अब आप देख लो, खैमियाजा भुगतना पड़ रहा है आपको।
और ये हो गया कि रात में आपको जहां पर हमारे कश्मीरी पंडित रहते हैं वहां पर उनको आपको बंद करना पड़ रहा, उनको भागने से रोकना पड़ रहा आपको। अब मैं आपको अरविंद केजरीवाल की बात सुनवाता हूं। आज केजरीवाल ने भविष्यवाणी की। उन्होंने कहा उन्हें भरोसेमंद सूत्रों से पता लगा है कि दिल्ली के डिप्टी चीफ मिनिस्टर मनीष सिसोदिया बहुत जल्द गिरफ्तार होने वाले हैं। उन्होंने कहा केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को अरेस्ट करवाएगी। मनीष सिसोदिया को जेल में भेजने की प्लानिंग हो चुकी है। केजरीवाल ने दावा किया कि उनके सोर्सेस पक्के हैं, खबर गलत नहीं होगी। सिसोदिया ने कहा कि सत्येंद्र जैन की तरह अब मनीष सिसोदिया को भी जेल भेजने की तैयारी कर ली गई है। आपको याद होगा कल केजरीवाल सत्येंद्र जैन के काम की मिसाल दे रहे थे। सत्येंद्र जैन को उनके काम के लिए पद्म विभूषण देने की मांग कर रहे थे। आज उन्होंने मनीष सिसोदिया के काम गिनाए, कहा अच्छे काम का ऐसा इनाम ये ठीक नहीं है। कुछ महीने पहले ही बता दिया था कि केंद्र सरकार सत्येंद्र जैन को एक फर्जी केस में गिरफ्तार करने वाली है। मुझे बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से यह पता चला था। कल उन्हीं सूत्रों से सूचना मिली है कि अगले कुछ दिनों में केंद्र सरकार मनीष सिसोदिया को भी गिरफ्तार करने जा रही है। पता चला है कि केंद्र सरकार ने सभी जांच एजेंसीज को मनीष सिसोदिया के खिलाफ कोई ना कोई फर्जी केस तैयार करने को कहा है। जैसे इन्होंने सत्येंद्र जैन के खिलाफ फर्जी केस किया है, वैसे ये लोग मनीष जी के खिलाफ भी फर्जी केस बना रहे हैं। सरकारी स्कूलों में पहले गरीबों के बच्चों को 3rd क्लास शिक्षा मिलती थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों में 18 लाख बच्चे पढ़ते हैं। मनीष जी ने इन बच्चों को अच्छे और सुनहरी भविष्य की उम्मीद दी है। मनीष जी ने इनके माता पिता की आंखों में चमक दी है। मनीष की तारीफ करने के बाद केजरीवाल ने बहुत मासूमियत से हाथ जोड़कर कहा उन्हें सियासत नहीं आती, राजनीति नहीं आती। वो समझ नहीं पा रहे कि केंद्र सरकार ऐसा जुल्म क्यों कर रही है। केजरीवाल ने कहा एक एक करके गिरफ्तार करने से अच्छा है उनके सभी मंत्रियों को, सभी विधायकों को भी जेल भेज दें, एक साथ गिरफ्तार करके जेल, ताकि मसला हमेशा के लिए खत्म हो जाए। मुझे राजनीति करनी नहीं आती। मनीष को और सत्येंद्र को जेल में डालने के पीछे इन लोगों की क्या राजनीति है मुझे नहीं पता। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के विनती है, ये एक एक करके जेल में डालने की बजाय आप आम आदमी पार्टी के हम सभी मंत्रियों और सभी एमएलएज को एक साथ जेल में डाल दीजिए। सारी जांच एजेंसीज को बोल दीजिए कि एक साथ सारी जांच कर ले। कुछ लोग कहते हैं ये हिमाचल के चुनाव की वजह से किया जा रहा है, कुछ लोग कहते हैं ये पंजाब चुनाव के नतीजों का बदला लिया जा रहा है। हमें नहीं पता क्या कारण है। जो भी कारण है, हमें गिरफ्तार होने से डर नहीं लगता। आपने 5 साल पहले भी हम सब पे कई कई रेड करवाई थी, किसी के यहां 1 पैसे की चोरी नहीं मिली। हमारे 20 से ज्यादा एमएलए को गिरफ्तार किया गया, सारे के सारे कोर्ट से छूट के आ गए। अब फिर से ये जेल जेल का गेम शुरू हो गया। तो हमारी आपसे हाथ जोड़ के बस एक विनती है, हम सबको एक साथ गिरफ्तार करके सारी जांच करवा लीजिए। मुझे पूरा विश्वास है एक बार फिर से हम आपसे देश की सबसे ईमानदार और देशभक्त पार्टी का सर्टिफिकेट लेके जाएंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर केजरीवाल को जेल जाने का ख्याल क्यों आया, मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी का ख्वाब कहां से आया। तो उसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। असल में मनीष सिसोदिया के खिलाफ करप्शन की शिकायत हुई है। 2 लोगों ने दिल्ली के एंटी करप्शन ब्यूरो में एक रिटन कंप्लेंट की थी। दिल्ली के सरकारी स्कूलों के मॉडर्नाइजेशन के नाम पर 2000 करोड़ के घोटाले का इल्जाम लगाया था। अब एंटी करप्शन ब्यूरो ने यह शिकायत करने वालों से इसके सबूत मांगे हैं। बस इसी आधार पर केजरीवाल ने कह दिया कि अब सिसोदिया को जेल भेजा जाएगा। शिकायत करप्शन की है, केजरीवाल इसे सियासत बता रहे हैं। बीजेपी के नेता भी केजरीवाल को घेरने में लगे हैं, लेकिन मनोज तिवारी ने इस पूरे मामले को बिल्कुल नया एंगल दिया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से बोल रहे हैं। अब कुछ दिन बाद केजरीवाल भगवंत मान की गिरफ्तारी की भविष्यवाणी करेंगे। इसकी वजह क्या है, ये मनोज तिवारी से ही सुनिए। मेरा जो समझ कहता है
कि अरविंद केजरीवाल एक बड़े मोडस ऑपरेंडी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। उनको पता है सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी के बाद आंच उन पे भी आएंगे, उससे पहले वो शिफ्ट कर रहे हैं। अभी आज उन्होंने मनीष सिसोदिया का नाम लिया और मेरा पूरा विश्वास है कि अगला नाम ये भगवंत मान का लेने वाले हैं। भगवंत मान पे आरोप लगाएंगे, अपने लोगों से लगाएंगे और फिर उनकी जो अपनी जांच एजेंसी है उसी में जांच करेंगे। और वो चूंकि उनको पता है कि दिल्ली में उनका पाप का घड़ा भर गया है, तो वो जाकर के पंजाब का सीएम बनने की तैयारी में है। और अपने भाई सत्येंद्र जैन की गिरफ्तारी में जो लोग उनको बेगुनाह नहीं साबित करवा पाए, उनको लगता होगा कि इसमें हमारी पार्टी के और भी कुछ लोग हैं। अब अंदर खाने क्या चल रहा है वो जाने, लेकिन मेरा ये विश्वास है कि मनीष सिसोदिया के बाद अब ये नाम लेंगे भगवंत मान का, और मैंने जो बताया अब उन्हीं की यही तैयारी है। आज गुजरात से एक बड़ी खबर आई। राहुल गांधी से नाराज होकर कांग्रेस छोड़ने वाले, गुजरात में पाटीदार आंदोलन से फेमस होने वाले हार्दिक पटेल ने आज बीजेपी ज्वाइन कर ली। अहमदाबाद में बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीआर पाटिल की मौजूदगी में उन्हें पार्टी में शामिल किया गया। बीजेपी ज्वाइन करने से पहले हार्दिक पटेल ने अपने घर पर गौ पूजा भी की। इसके बाद भगवा पटका और भगवा टोपी पहनकर बीजेपी दफ्तर पहुंचे। हार्दिक पटेल ने कहा कि कांग्रेस का फोकस जनता से जुड़े मुद्दों पर नहीं है, इसलिए गुजरात के लिए वो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का सिपाही बनकर काम करना चाहते हैं। ये सभी लोग राष्ट्र के हित में अपना भगीरथ कार्य कर रहे हैं और ऐसे समय में मेरी भी ये जिम्मेवारी बनती है कि प्रदेश के हित के खातिर इस बड़े से राष्ट्र सेवा के यज्ञ में मैं भी एक नरेंद्र भाई का छोटा सा सिपाही बनके काम करूं। आज पार्टी मुख्यालय पे श्री कमलम पे पार्टी के विशिष्ट नेताओं की हाजिरी में मैं पार्टी में शामिल हुआ हूं और मुझे भरोसा है कि जिस योजना के साथ, जिस सपने के साथ यहां पर प्रदेश के 6.5 करोड़ लोगों के हितों के लिए जो काम करने का मौका मिलेगा, उस काम को मैं निष्ठापूर्वक निभाऊंगा। ये सब लोग जानते हैं कि जहां मैं था वहां किसी भी प्रकार का जनहित या जनता की भावनाओं के साथ जुड़े हुए एक भी मुद्दे पर काम नहीं किया जाता था। और मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि जिस छत्र छाया में मैं आया हूं वहां से जनहित का जो कार्य है वो पूरी ईमानदारी से, पूरे दिल के साथ, शुद्ध मन के साथ किया जाएगा और उस कार्य में मुझे भी हिस्सा बनने का मौका मिलेगा। श्री नरेंद्र भाई जी के नेतृत्व में पूरे देश को एक उम्मीद है, जो अपेक्षाएं है, उस उम्मीद और अपेक्षाओं पे भारत को विश्वगुरु बनाने के लिए जो भी सहयोग हम जैसे छोटे से व्यक्ति की ओर से देना होगा, वो पूरा सहयोग हम सब साथ मिलकर देंगे। हार्दिक पटेल बीजेपी में शामिल हुए, उसका पूरा क्रेडिट राहुल गांधी को मिलना चाहिए। उन्होंने हार्दिक को गुजरात में जिम्मेदारियां तो दी, लेकिन भाव नहीं दिया। राहुल गांधी ने तो हार्दिक पटेल को मिलने का वक्त देना दूर, उनके मैसेज का जवाब तक नहीं दिया। हार्दिक ने कांग्रेस छोड़ दी। गुजरात में चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी को लगा हार्दिक के आने से फायदा होगा, हार्दिक को लगा बीजेपी में जाने से फायदा होगा, इसलिए बीजेपी और हार्दिक पटेल दोनों ने पुरानी बातों को भुलाकर हाथ मिला लिया। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।